इस साल भारत की आईटी कंपनियों में काम कर रहे 56,000 लोगों की नौकरी पर छटनी की तलवार लटक रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कंपनियों ने फरवरी से ही छटनी शुरू भी कर दी है और बाकी सही वक्त का इंतजार कर रही हैं। दरअसल कंपनियां हर साल अप्रैल में उन कर्मचारियों को सबसे निचली कैटेगरी में डाल देती हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाना होता है। वैसे तो इसमें हर लेवल के कर्मचारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद है 6, 7, 8 साल अनुभव वाले युवा इंजीनियरों की। कंपनियां बदलती जरूरतों को वजह बताती हैं, लेकिन असल में ग्रोथ और मुनाफे का दबाव, ग्लोबल फैक्टर्स और पिछली गलतियों का भी बड़ा हाथ यहां होता है। तो क्या है मौजूदा स्थिति और आगे क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है एक मेगा पैनल जिसमें शामिल हो रहे हैं मणिपाल यूनिवर्सल के चेयरमैन टीवी मोहनदास पई, क्लिक्स कैपिटल के चेयरमैन और जेनपैक के फाउंडर प्रमोद भसीन और टीम लीज की को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव वीपी ऋतुपर्णा चक्रवर्ती। आप सभी का बहुत स्वागत है। मोहनदास पई, आपसे पहला सवाल मैं लेता हूं, जिस तरह के हालात भारतीय आईटी इंडस्ट्री में अभी दिख रहे हैं इस वक्त, वैसे कभी पहले देखने को नहीं मिले। डोनाल्ड ट्रंप, ऑटोमेशन या फिर मुनाफे और पूरे परफॉर्मेंस पे दबाव, आप इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर क्या देखते हैं? देखिए, ये पहले 3 बार हुआ है। पहले बार हुआ था 203 पर जब इंटरनेट बस्ट हो गया। उसके बाद में 2008-9 में भी हुआ है और 2-3 साल पहले भी हुआ है। ये हर 3-4 साल होता है, क्योंकि जब कोई ग्लोबल ग्रोथ स्लो होता है, ये कंपनियों को उनका वर्कफोर्स रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है। और ये तो ऐसा बात नहीं है कि अभी कुछ हो गया है। द एम्प्लॉयमेंट इधर इस सेक्टर में 45 लाख एम्प्लॉयज है। हर साल 12%, यानी कि 5,50,000 लोग का अपने काम चेंज करते हैं। अभी जो अनाउंस हुआ है वो करीब 12,000 या 15,000 लोगों का कुछ चेंज हो रहा है। ये तो ज़्यादा बात नहीं है, ये तो कभी कभी होता है। और अभी ये बात तो कुछ सीनियर लोगों को ये बात डालने की बात चल रही है, क्योंकि क्या हो गया है, बहुत लोगों को पिछले 5 साल में प्रमोशन मिला है, वो आगे गए हैं और आगे वो बिलेबल नहीं है। जब कोई एक मैनेजर बिलेबल नहीं होता है और प्रेशर होता है तो उनको एक अप्रेजल में बाहर डालते हैं। ये तो ज़्यादा बात नहीं है। ये हमको भी समझना पड़ेगा कि सब कंपनियों को 4-5% रेवेन्यू ही भारत से मिलता है। उनका ज़्यादा रेवेन्यू 95% रेवेन्यू मिलता है भारत के बाहर से। सो बाहर में जो कुछ ठंडाई होती है, ग्रोथ कम होती है, उसका इम्पैक्ट मिलता है। ये तो कभी होता है, कभी भी होगा। अब समझता हूँ ज़्यादा बात नहीं है और ये तो छोटी बात है। और एक बात है कि पिछले 20 साल में मैंने देखा है, जो कोई कंपनी को छोड़ता है वो 3 महीने या 6 महीने के अंदर उसको दूसरा काम मिलता है। बहुत से काम है, बहुत से कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स है, छोटे कंपनियां हैं, उनमें ज़्यादा सीनियर टैलेंट नहीं है, तो उनमें उनको काम मिलेगा, वेतन कुछ कम हो जाएगा, लेकिन ये चेंज उनके लिए करना है। और ट्रंप की H-1B पॉलिसी का असर अब तक कोई पड़ा नहीं है। अब तक वो असर अभी तक आया नहीं है। असर भी आएगा तो बहुत छोटा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यूएस में लोगों को लेने के लिए लोग नहीं हैं। उनका अनएम्प्लॉयमेंट जनरल 4.5% है, आईटी में 3-4% है, ज्यादा लोग उधर नहीं है। राइट प्रमोद भसीन साहब, लेकिन आंकड़ों को देखूं, मैं पिछले साल से तुलना कर लूं, 2016-17 और फिर 17-18 की बात करें, कॉग्निजेंट में 6,000 के मुकाबले इस साल करीब 15,000। इन्फोसिस जैसी कंपनी में कुल 2,500 या 3,000 थे पिछले साल, लेकिन इस बार जिन लोगों को उन्होंने उस कैटेगरी में डाल दिया है, जिनको अब कंपनी शायद छोड़नी पड़ेगी, दुगने हो गए, 6,000। ऐसे विप्रो में कुल 4,000 के मुकाबले इस साल 9,000 के आसपास। आंकड़े और बढ़ते चले जाएंगे। टॉप कंपनीज का मैंने नाम लिया यहां पर, तो जस्ट डबल का ग्रोथ है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। देखिए विपिन जी, 2-3 चीजें जरूर हो रही हैं, इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। मैं मोहन से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमें ये कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज समझ के नहीं आगे बढ़ना चाहिए। ये काफी बारी होता है, लेकिन इस बारी 2-3 चीजें हो रही हैं जो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। एक तो ऑटोमेशन का असर काफ़ी बड़ा है और इसको हमें एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि अगले 5-6 सालों में ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का असर ज़रूर होएगा। और ये इस तरह होएगा कि ग्रोथ रेट्स थोड़े कम हो जाएंगे मेरे ख्याल से, जो पुराना मॉडल था।
अब हर एक कंपनी इसके बारे में आप बातें कर रहे हैं, कॉग्निसेंट, इन्फोसिस, टीसीएस, जेनपैक, सारे लोग अपने आप को थोड़ा रीइन्वेंट करने पे लगे हुए हैं, नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, नए मॉडल्स ला रहे हैं। तो ये डाउन टर्न जो आप देख रहे हैं, जो एम्प्लॉइज में देख रहे हैं आजकल, इतना असर नहीं होएगा लॉन्ग टर्म में। सबसे बड़ा असर मेरे ख्याल से होएगा कि जितनी एम्प्लॉयमेंट हर साल नई एम्प्लॉयमेंट करती थी हमारी आईटी इंडस्ट्री, शायद वो इतनी बड़ी ना होए आगे जाके, और वो हमारी ग्रोथ रेट्स भी गिर गए हैं। देखिए आजकल, पहले ग्रोथ रेट 10, 12, 14, 15% तक पहुंचते थे, आजकल ग्रोथ रेट 5 to 7% हो गए हैं। इसका असर आगे की हायरिंग पे जरूर होएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जी, अब आप कई कंपनीज को देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं हम यूएसए में ज्यादा हायरिंग करेंगे। अब इसका थोड़ा सा असर होएगा, इसका बहुत बड़ा असर नहीं है। हमें बिना बात के लिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा असर जरूर है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज पे। देखिए वीजा की बड़ी चर्चा की थी, उन्होंने बड़ी चीजें कहा थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई ज्यादा वो चीज कर नहीं पा रहे थे। मोहन से मैं बिल्कुल अग्री करता, वहां आपको इतने टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स मिलेंगे ही नहीं, पॉपुलेशन नहीं है। आजकल अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में लोएस्ट है, फिर से लोएस्ट हो गई है। तो इसी कारण हमारी जरूरत तो बहुत होगी कंपनीज में, लेकिन हमें ऑटोमेशन और इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, और हमें अपना मॉडल बदलना पड़ेगा जिस तरह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ रेट मेंटेन करी जाए। जी ऋतुपर्णा, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट जी हमारी इंडस्ट्री की इतनी नहीं, शायद कम होगी। राइट ऋतुपर्णा, जैसा मोहनदास पई कह रहे हैं और भसीन साहब भी कह रहे हैं, ये ऑटोमेशन वाली जो बात है जिस तरीके से अब आ रही है, तो क्या हम ये माने कि आने वाले वक्त में जितनी तादाद होती थी आईटी कंपनीज की, अब वो तो कम होती हुई नजर आएंगी, उतनी नौकरियां नहीं निकलेगी, क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जा रही हैं, ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं, नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं। तो अब जो एक पूरी सेना होती थी या पूरी फौज होती थी इंजीनियर्स की जो लोअर लेवल पे, क्योंकि देखिए जो सबसे ज्यादा इस वक्त छटनी का शिकार होने की, जिन पर तलवार लटकी हुई है, वो लोग हैं जिन्हें 6, 7, 8 साल का एक्सपीरियंस है, मिड लेवल पर कहीं काम कर रहे हैं। तो आगे ये जो वर्कफोर्स है ये छोटा होता हुआ ही नजर आएगा क्या? पहले तो ये बात है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है आईटी इंडस्ट्री टू बी द नेट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, अपने आप में एक ऑक्सीमोरन है। Technology industry being one of the largest employers or providing the largest number of jobs, आगे जाके कहीं ना कहीं ये bubble had to burst, and that's exactly it's happening, because technology by nature is supposed to be offering solutions which are supposed to be making life simpler, and hence automation is inevitable. जो हो रहा है हम उसको लेके पैनिक न करने के वजह इसका जो आगे जाके फायदा होने वाला है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सिचुएशन ऐसी है कि हमारे देश में बहुत सारे इंजीनियर्स हो गए हैं ये सोच के कि चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सबको आईटी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। उसका आफ्टर इफेक्ट्स ये हुआ है कि जरूरत से ज्यादा इंजीनियर्स हो गए हैं। दूसरे सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स ले लीजिए, केमिकल इंडस्ट्रीज, उनको जरूरत पड़ने पे इंजीनियर्स नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो ऐसे इंजीनियर्स हैं शायद कोई और नहीं लेना चाहता है, उनको उसके बलबूते पे चलाना पड़ेगा। आज बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन आई थिंक एक रियलिज्म सेट होगा। ये जो पागलपन चल रही थी आईटी इंडस्ट्री को लेकर, शायद लोग थोड़ा ठहर के सोचने लगेंगे कि क्या आईटी एक करियर अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। जो लोग आईटी इंडस्ट्री में ऑलरेडी है उनके लिए भी इसमें एक मैसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको हाईली स्किल्ड रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली आपको अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का साथ ना छोड़ना चाहिए। तो जो लोग ये जो 6 से 8 साल के जो ब्रैकेट में है, जिनको शायद ये उनके, ऑफ कोर्स माय सिंपैथीज फॉर देम दैट हाँ शायद ये नहीं होना चाहिए, और जिनके साथ होता है वो बहुत बुरा होता है। पर अब देखिए, अगर इनके लिए मैसेज यही है कि अगर आप थोड़ा टाइम लेके अपना स्किल को रीबिल्ड करें, आप में तो वो काबिलियत है, आप में वो इंटेलिजेंट है जो आप बहुत जल्दी अपने आप को रीडिप्लॉय कर पाएंगे। आईटी इंडस्ट्री को अभी ग्लोबली कंपेटिटिव होना चाहिए। अगर आप बहुत
नहीं, आप बहुत सही कह सारी रहे हैं, ग्लोबली international कम्पिटिटिव जो होना चाहिए। companies हैं, मोहनदास आप Google भाई ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए। जी, मोहनदास भाई, सब जो ऋतुपर्णा पॉइंट देखिए, उठा रही है कि हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। अगर हम अभी रेवेन्यू देखें, एक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है, एक डिजिटल है। डिजिटल रेवेन्यू अभी भी 1/4 है टोटल रेवेन्यू का, और इंडियन आईटी कंपनी अपने ट्रेडिशनल मॉडल को ही फॉलो कर रही है। क्या यहां बदलाव की जरूरत है? देखो भैया, जो लोग बात करते हैं उनको सोच समझ के बात करना है। पहली बार ये तो बबल नहीं है, ये तो रियल है, एम्प्लॉयमेंट है। ये सब कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं, टोटल एक्सपोर्ट है 115 बिलियन। ये तो बबल नहीं है, लोगों को समझना पड़ेगा। और ये पागलपन कोई का पागलपन भी नहीं है। और ये ग्लोबली कॉम्पिटिटिव का बात क्या है, फेसबुक और सर्विस कंपनी में अंतर होता है। फेसबुक एक सर्विस कंपनी नहीं है, गूगल एक सर्विस कंपनी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक सर्विस कंपनी नहीं है। ये सर्विस कंपनी है, IBM और असेंचर और कैपजेमिनी, ये सभी है। मैं डेटा देता हूं कि लोग बात करते हैं, उनको डेटा चाहिए पहले बात करने से। दुनिया में 10 ज्यादा से ज्यादा 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज मार्केट कैप में 5 कंपनियां भारत के हैं। पहली कंपनी है IBM, दूसरी है TCS, तीसरी है असेंचर, फोर्थ है इन्फोसिस, फिफ्थ है अभी HP, बाद में है कैपजेमिनी, बाद में है टेक, बाद में है HCL, टेक महिंद्रा और CGA है। ये सभी है। उसमें 20 लाख लोग काम करते हैं, इसमें 15 लाख भारतीय है। ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया में, सारी दुनिया में ऐसी इंडस्ट्री नहीं है या बहुत कम है जिनको 4-5% ही रेवेन्यू उनके होम मार्केट में मिलता है। 95-96% रेवेन्यू होम मार्केट के बाहर मिलता है। ये जो कुछ बात भारत में हुआ है बहुत बड़ा है। और फेसबुक से कंपेयर करना या तो गूगल से कंपेयर करना या ट्विटर से कंप्लेन करना या माइक्रोसॉफ्ट ठीक नहीं है। ये सर्विस कंपनी नहीं है। जो कुछ बात करते हैं फेसबुक पे देखो, ये देखो, ये सभी नहीं है। और आपने डिजिटल का बात किया, देखिए ये सब कंपनियां धंधा कर रहे हैं, बिजनेस में है, डिजिटल उनका काम कर रहे हैं। पहले जब डिजिटल होता है कंसल्टिंग होता है। अगर कंसल्टिंग होता है तो असेंचर को ज्यादा बिजनेस मिलता है, IBM को बिजनेस मिलता है। उसके बाद में जब प्रोजेक्ट होगा तो मिलेगा, दूसरे कंपनियों को काम मिलेगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कंपनियां हैं और कंसल्टिंग उनका धंधा बहुत छोटा है। हमको समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री क्या है। और फेसबुक बोलने से कोई अंतर नहीं है। लोगों जो बात करते हैं उनको समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री क्या है पहले, कंपेयर करने के पहले। राइट, चले तो यहाँ पर यह है कि अभी एक परिवर्तन की स्थिति में तो है आईटी इंडस्ट्री, जॉब्स भी जारी हैं, लेकिन जैसा मोहनदास पई कह रहे हैं कि आपको बिजनेस को समझना होगा, देखना होगा, और यहाँ से क्या रिक्वायर्ड है उसकी भी एक समझ बनानी होगी। तो हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि अब इसमें जो स्किल सेट चाहिए वो क्या होना चाहिए और कैसे लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए फ्यूचर के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद तो आईटी खतरे में नौकरी, हम चर्चा कर रहे हैं कि इस साल इंडियन आईटी सेक्टर में देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में कंपनियां छटनी करने की तैयारी कर रही है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या बहुत है जिन्हें लोअर कैटेगरी नोटिस में रखा गया या नोटिस पीरियड में रखा गया है, जहां पर उनके ऊपर नौकरी जाने का खतरा ज़्यादा रहता है। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ है। वसीम साहब, जो बात मोहनदास पई साहब कर रहे थे ब्रेक से पहले कि हमें इंडस्ट्री को समझना होगा, और दूसरी बात ये कि जो स्किल सेट चाहिए, जो भारतीय इंजीनियर्स का स्किल सेट है और जिस तरीके से अभी तक आईटी कंपनीज काम करती रही, क्या वहां पर एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? क्या, जैसा ऋतुपर्णा की एक बात से मैं सहमत हूं कि हिंदुस्तान में किसी भी स्ट्रीम में आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, लेकिन आदमी का ख्वाब यही होता है कि वो आईटी में नौकरी करे। तो जो स्पेशलाइजेशन की बात है, जो मॉडर्न स्किल सेट की बात है, क्या वो कहीं मिस हो रही है? जी, मैं एक दो बातें जरूर कहूँगा। वो मोहन हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक दो बातों में थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट मैं करूँगा उनके साथ। देखिए, पहली बात तो है ये है, हमारा पुराना मॉडल बहुत अच्छा चलते रहा है आईटी कंपनीज का। हमारी कैपिटलाइजेशन देखिए, एम्प्लॉयमेंट देखिए, बड़ी अच्छी रही है। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, और ये चंद्रा ने कहा था नेस्कॉम फोरम पे, जब अब वो चेयरमैन हो गए टाटा सन्स के आजकल, तो उन्होंने कहा था देखिए ये सारी मीडिया हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती है आईटी सर्विसेज कंपनी के बारे में कि हम प्रोडक्टाइज करें। वो कहते हैं आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट से पूछा कि वो सर्विस कंपनी बन जाए? तो हमें क्यों लगे रहते हैं कि हमारा बिजनेस मॉडल नहीं समझते और कह रहे हैं हम प्रोडक्ट बनाए, फेसबुक बनाए? क्यों? हम सर्विस कंपनीज हैं, हमारा अपना मॉडल है, तो इसकी पहचान होनी चाहिए। लेकिन
ये मॉडल को बदलने की सख्त जरूरत है। ये हमें ख्याल में रखना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि सारी कंपनीज में लोग बड़ा ट्राई कर रहे हैं, बड़ी इनोवेशन हो रही है, बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। मेरे ख्याल से ये इतनी स्पीड पे नहीं चल रहा जितनी स्पीड पे चलना चाहिए था, और इसी कारण हमारी ग्रोथ रेट्स काफी ड्रॉप हो गए हैं। देखिए, पहले हम 10, 12, 14% ग्रो करते थे। आजकल आप नैस्कॉम के भी प्रोजेक्शन देख लिए, 5 से 7% ग्रो कर रहे हैं। और इसी का असर है, इस पे जो असर हुआ है ये ऑटोमेशन और बिजनेस मॉडल के बारे में असर हुआ है। एंड टिल दैट रिवाइव्स, आई ऑल्सो अग्री विद द डिजिटाइजेशन की वो पहले कंसल्टेंट्स करेंगे, फिर प्रोडक्ट्स बनाएंगे, फिर प्रोजेक्ट्स आएंगे, फिर बिजनेस आएगा। अग्रीड, पर ये पहले होना चाहिए था और हम थोड़े स्लो रह गए हैं, और इसी में मुझे यही डर है कि वी मस्ट कैच अप सून। स्किल्स की आप जो बात कर रहे थे, देखिए स्किल्स की प्रॉब्लम इंडिया में यही है कि आजकल सारी कंपनीज को स्किल्स का बर्डन अपने आप लेना पड़ता है। अब हर एक बड़ी कंपनी को आप देखें, इन्फोसिस, टीसीएस, सबको वो अपने कॉलेज कैंपसेस खोल के बैठी हैं, वो ही सारी ट्रेनिंग देती हैं। सो द प्रॉब्लम फॉर द एवरेज पर्सन इज कि वो कहाँ जाएं इन स्किल्स को लेने। हमें एनालिटिक्स लोगों की जरूरत है, सख्त जरूरत है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं बड़े अच्छे, उनको रिट्रेन करना पड़ता है। हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत है, साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। आजकल इतने नए एरियाज आ रहे हैं। मेरी होप तो यही है कि इन नए एरियाज में ये सारे इंजीनियर्स अगर वहां नहीं जा पाए आईटी इंडस्ट्री में, वो किसी और तरफ जाके स्टार्टअप्स खोले। उसमें बहुत गुंजाइश है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसको ग्रैब करने के लिए जी हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बदलना पड़ेगा। इसीलिए ये सबसे सख्त जरूरत इंडिया में है इसी की कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बदल नहीं रहे, करिकुलम चेंज नहीं हो रहा और अप टू डेट नहीं हो रहा। लास्ट थिंग मैं बोलूंगा जी, ये आईटी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, बट द रियल इश्यू इज कि बाकी इंडस्ट्रीज में जॉब क्रिएशन नहीं हो रही जी। तभी उनको अगर कोई मुश्किल आएगी, इसीलिए आएगी कि ये आईटी इंडस्ट्रीज क्यों आते, क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज में जॉब क्रिएशन नहीं। बिल्कुल सही बात है। बाकी इंडस्ट्रीज में भी देखना पड़ेगा कि ये इंजीनियर जाए। राइट, और उससे भी रिलेटेड एक सवाल है, लेकिन उस पर बाद में आता हूं। ऋतुपर्णा, मुझे बताइए कि जो स्किल सेट की हम बात कर रहे हैं, जिस नए कल्चर की हम बात कर रहे हैं, जिस ऑटोमेशन और जिस क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे छात्रों और हमारा पूरा जो इंस्टीट्यूशनल ढांचा है वो कितना तैयार है? आज अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम उतना प्रिपेयर है जितना हमें होना चाहिए, और मैं भसीन जी से बहुत इस बारे में सहमत हूँ। जो भी स्किल्स अभी अवेलेबल है एंड द काइंड ऑफ स्किल्स जिस पे जॉब्स है आईटी इंडस्ट्री में, ज्यादा से ज्यादा ये सब सेल्फ टॉट है या ऑनलाइन किसी मूक्स प्लेटफॉर्म से सीखे गए हैं या ओपन सोर्स टूल्स यूज करके। आई थिंक ये सेल्फ टॉट है, बट आई थिंक हमको ये ऑर्केस्ट्रेट करना पड़ेगा। ये जो चेंज चाहिए आईटी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए, इट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल। जो स्किल सेट चाहिए वो अभी है नहीं, उसको जल्दी से जल्दी रेडी करना होगा। जो चीज हमको ऑलवेज अभी ध्यान में रखना होगा, और ये चीज जैसे मिस्टर भसीन वाज सेइंग दैट आईटी इंडस्ट्री इतना ज्यादा चर्चा में हर वक्त रहता है कि उसमें थोड़ा सा भी कुछ होता है तो बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है और बात करते हैं। As a matter of fact, I'm actually coming out in support of the IT industry. जी जी जी, सही, आप सही कह रही हैं कि नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक चिंतन बनता है कि हो क्या रहा है, आगे की तस्वीर क्या बनेगी। और सिर्फ आईटी की बात नहीं, यहाँ पर जो जिस तरीके से सब कुछ चेंज हो रहा है, अब तो सवाल ये भी उठने लग गए हैं कि क्या आने वाले वक्त में बहुत सारे काम ऑटोमेशन पे होंगे, बहुत सारे रोजगार जो हैं वो कम होंगे और ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे। आईटी पे भी उसका असर जाहिर सी बात है पड़ना है। चलिए हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर इस चर्चा को कंक्लूड करेंगे। तो आईटी सेक्टर की बात फिर निकली आज, जहां पर इस साल ज्यादा नौकरियों पर तलवार लटक रही है और एक अनुमान के मुताबिक करीब 56,000 एम्प्लॉयज की नौकरी खतरे में है। तो ये खतरा कितना बड़ा, उसी पर आज हमारी चर्चा थी। भाई साहब, इस आईटी से थोड़ा सा आगे की बात करते हैं कि रोजगार जो है, एम्प्लॉयमेंट बड़ा वृहद विषय है, और ये कि जिस तरीके से ऑटोमेशन या डिजिटलाइजेशन सारी चीजें हो रही हैं, तो आईटी इंडस्ट्री तो क्योंकि पूरी बेस ही इन चीजों पर है, तो यहां सबसे पहले असर दिखता है। लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स हैं, आपको लगता है वहां पर भी आने वाले वक्त में इन चीजों के चलते ह्यूमन जॉब्स जो हैं वो थोड़ी कम होंगी? अरे भैया, अभी इंपैक्ट ह्यूमन जॉब्स पर है,
मैं आपको डेटा दूंगा। पिछले 15 साल से इंडिया का जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, अगर उनका बैलेंस शीट देखेंगे 12 गुना आगे गया है। बैंकिंग इंडस्ट्री में बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और सेट, प्रॉफिट 20 गुना आगे गया है। और एम्प्लॉयमेंट 5%, 15 साल में 5% ज्यादा गया है। सो ऑटोमेशन का इंपैक्ट भारत का में असर हो रहा है। और भारत में सबसे समस्या है कि लोगों को रोजगार देना। और मैं आपको डेटा दूंगा, पिछले 30 साल से हर साल भारत में 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ बच्चे पैदा हुए हैं। उसमें 10 लाख बच्चे हर साल गुजर जाते हैं क्योंकि इन्फेंट मोर्टालिटी से। यानी कि हर साल 2.4 करोड़ लोग 21 ईयर्स होते हैं और काम में आते हैं। 30% वो तो शादी होती है या तो एग्रीकल्चर में जाते हैं। यानी कि 1.7 करोड़ लोगों को काम मिलना है। उसमें 0.7 करोड़ 70 लाख लोग कॉलेज से बाहर आते हैं। और जो काम है 50 लाख कोई हर साल काम भारत में जनरेट होता है, इनफॉर्मल फॉर्मल। और 1 करोड़ लोगों के लिए काम नहीं है, 10 साल से काम नहीं है। अभी वो तो 10 करोड़ लोगों को जो उम्र है 21 ईयर्स टू 32 काम नहीं है। अगले 10 साल में वही होगा। 2025 में 20 करोड़ लोगों को जो युवक है 21 और 42 में काम नहीं है। ये ऑटोमेशन से हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ कम है और जनरेशन नहीं है। और ये समस्या तो मोहनदास भाई, आप एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी पिक्चर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं जिसमें ऑटोमेशन तो एक प्लेयर है, लेकिन अगर आप इस जो आंकड़े आपने रखे हैं वो तो वाकई एक बड़ी भयावह तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जहां पर एक इतनी बड़ी डिबेट और हो सकती है आधे घंटे की या 1 घंटे की कि आप कैसे इन लोगों को रोजगार देंगे। आईटी तो एक बात है, लेकिन बाकी सेक्टर्स का क्या और उसमें ऑटोमेशन का रोल क्या, क्योंकि आज समय की सीमा हो रही है समाप्त। इसीलिए मैं आप तीनों लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन जो बातें आज हमने की चाहे ऑटोमेशन हो चाहे अमेरिकी नीति हो, आईटी सेक्टर की एक अपनी चाल है, उस सेक्टर को समझने की जरूरत है। लेकिन ये फैक्ट भी सामने है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल इस सेक्टर में नौकरी पर जो तलवार है, जो खतरा है, वो ज्यादा है। आगे चीजें कैसे रुख करती हैं इसके लिए शायद हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।